ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम अब दिलों की सीमाओं को लांघकर दस्तक देने लगा है। और ये सब किसी बड़े दर्शक वर्ग या टीआरपी की वजह से नहीं है, बल्कि दिलों तक पहुंचने के लिए हमारे राइजिंग स्टार्स जो अभिनय, संगीत, नृत्य और लेखन से जुड़े हैं, जिनकी वजह से जोधपुर का नाम देश की सीमाओं को लांघकर 7 समंदर पार देशों तक पहुंच रहा है। और इन सब के पीछे इनका जो हुनर है, उसकी चमक लोगों के दिलों तक पहुंची है। आज हम एक ऐसे ही राइजिंग स्टार के साथ हैं, जिनकी कलम से निकले शब्द चित्रों ने देश में एक अलग मुकाम तय किया है, लोगों के दिलों में संवेदनाएं, इंसानियत का जज्बा जगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के आधुनिक जमाने में भी उनकी कलम के शब्द चित्रों ने अपनी आंचलिकता की, अपनी माटी की सुगंध को छोड़ा नहीं है। तो आज ऐसे ही एक राइजिंग स्टार हमारे साथ हैं। थार रेगिस्तान की माटी में सरलता, सहजता, इंसानियत, धरती का इतिहास, कितने ही कर्ण बिखरे पड़े हैं जो बड़े बूढ़ों से लेकर युवाओं तक को झकझोर देते हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से निकलकर अपने चित्रों से चौंकाने वाले लेखक, कथाकार, उपन्यासकार आज हमारे साथ हैं, जो अपनी रचनाओं से चौंका देते हैं। तरक्की व आधुनिकता के नाम पर आज भले ही समाज, देश और दुनिया चाहे जो दावा करे, इंसानियत से हमारा नाता धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन जोधपुर के एक ऐसे कथाकार, उपन्यासकार हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए भी अपनी कथा और उपन्यासों से बेबाक अभिव्यक्ति की एक मिसाल बन चुके हैं। ऐसी ही शख्सियत हैं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। नमस्कार डॉक्टर साहब, फतेह सिंह जी भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे 24 न्यूज चैनल के स्टूडियो में और हमारा प्रोग्राम राइजिंग सिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये प्रोग्राम लगातार लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब, आपको हमने बहुत पढ़ा है, बल्कि आपकी कथा और उपन्यास जैसा कि मैंने कहा कि आदमी को चौंका देते हैं। तो बचपन में ये रुझान कैसे हुआ और कैसे आपका मोड़ इस विधा की तरफ हुआ? जहाँ तक किसी भी विधा की बात करें जी, मुझे लगता है कि 3 फैक्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए। जी जी। चाहे लिखने का हो, चित्रकारी हो या और कोई भी विधा हो, जितनी भी आर्ट है जी। एक तो मूलतः जेनेटिक, वो किस जेनेटिक से संबंधित है जी। और जेनेटिक भी आवश्यक नहीं है कि माँ या पिता से ही आपको मिले, हो सकता है तीसरी पीढ़ी, दादा, नाना, नानी या उससे भी पहली पीढ़ी से, बीच की पीढ़ी को नहीं होके सीधा
तीसरी या चौथी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती है। जी जी। तो एक तो जेनेटिक्स डिसाइड करती है, हम्म दूसरा जो फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो हमारा परिवेश है। हम्म। जैसे कई बार ऐसा परिवेश होता है कि व्यक्ति को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता है, पढ़ने या लिखने का। जी। उसमें टैलेंट तो होता है लेकिन वो मौका नहीं मिलता अवसर है। नहीं मिलता। तो शायद हम भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये अवसर मिला। और तीसरा जो फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते हैं, जी। क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे इस व्यक्ति में या इसके बाप दादा में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गया। जी। तो वो जो रहस्यमय चीज है जिसे हम कहते हैं कि गॉड गिफ्ट। जी। तो ये तीनों ही फैक्टर जब मिलते हैं तो कोई आर्ट आप में होती है। तो ये बचपन में आपको परिवेश कब मिला, कौन सी उम्र थी और आपको लगा हाँ, कि मुझे लेखन विधा को ही अपनाना है? बचपन में कहूँ तो मूलतः पिताजी से ही मिला मेरे को। जी। हालांकि पिताजी जब मैं 4 साल की उम्र थी तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। जी। लेकिन वो बाड़मेर के एक छोटे से गांव, जो अपने मुनाबा बॉर्डर के पास में हमारा छोटा सा गांव है, जी। उसमें आज़ादी से पहले वे पढ़े और उन्होंने डबल एमए किया। जबकि बाड़मेर में भी उस समय 5वीं तक की स्कूल नहीं थी, उनको जोधपुर आना पड़ता था स्कूलिंग के लिए भी। जी। जी। लेकिन उनका रुझान था और उनकी बहुत सारी किताबें, जब मैं बड़ा हुआ तो वहाँ पूरा एक कमरा भरा हुआ था हमारे किताबों से। तो उनको पढ़ के मेरी भी रुचि जागृत हुई। जी। और अब लिखना बचपन में कब लिखी होगी, 4 लाइनें लिखी होगी, छोटी कविता लिखी होगी, वो यूजुअली याद भी नहीं रहता है। लेकिन कोई मैच्योर कहानी जब आपको लगा कि हाँ अब मैं कहानीकार बन गया? वो 92 या 93 में पहली मेरी जो कहानी राजस्थान पत्रिका में छपी थी। जी। तो तब मेरे को लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ। कि हालांकि लिखी उससे पहले भी 5-7 कहानियां लिखी होगी, लेकिन वो कॉपियों में इधर उधर रह गई। हाँ। और 1-2 भेजी, लेकिन वो छपी नहीं। ये छपी तो मेरे को भी लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कुछ काल तक उस समय भी लिखना जारी रखा। फिर MBBS में उलझ गए तो काफी मुश्किल होता है मेडिकल प्रोफेशन में, खास करके जब हम रेजिडेंसी करते हैं MD का, तो 16-18 घंटे अस्पताल में काम करना पड़ता है। बस मैं वही पूछ रहा था कि एक ऐसा मेडिकल प्रोफेशन जी जो व्यक्ति को एक तरह से ट्रैक बैक तो नहीं, लेकिन पलायन जरूर करता है मानसिक रूप से, और इन चीजों का एनवायरनमेंट नहीं देता है। तो इस एनवायरनमेंट को आपने कैसे चुराया वहाँ मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए भी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरी रुचि लेखन में भी थी और संगीत में भी थी। अच्छा। सेकंड MBBS में था तो बांसुरी पे मैंने काफी प्रयास किया कि सीखूं। क्या बात है। एक संयोग से गुरुजी भी मिल गए जी। तो उनसे कहा भी, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तेरे को अगर क्लासिकल सीखना है तो डिसाइड कर ले, या तो MBBS कर ले या क्लासिकल सीख ले। मैंने कहा MBBS तो चूंकि मेरी जरूरत थी, मैंने कहा नहीं छोड़ सकता हूँ। तो काफी प्रयास भी किया, लेकिन वो ये फिर वापस एग्जाम में इतने उलझ जाते थे। तो अपने मनोरंजन जितनी तो सीख गया, लेकिन ठीक से नहीं सीख पाया। जी। वही काम लेखन के साथ में हुआ। छूटा तो वापस 2010 के आसपास जब अपने सीनियर पोस्ट पे आ गया, तो कंपैरेटिवली थोड़ा समय मिलने लगा अपने लिए। उसमें से समय निकाल कर लिखने का काम पिछले 10 साल से रेगुलरली कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका पहला जो कथा संग्रह है पसरती ठंड, है ना, उसकी शायद 3 कहानियां हैं। शापित धोरा, पेड़ और एक शायद और कथा है पलायन। ये तीनों काफी अपने अपने एक अलग उसमें उसका जो कलेवर है उसका एक अलग, ऐसा लगता है कि वो कहानी नहीं है बल्कि उसमें एक आंचलिकता, एक यथार्थ समाया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, आप जब कहानी लिखते हैं, पहले तो आपके इस पहले कथा संग्रह के बारे में जो चर्चित रहा उस पर बात कर लेते हैं। जी। जो पहला मेरा कहानी संग्रह आया वो कह सकते हैं कि प्लान्ड कुछ भी नहीं था। जी। अनायास कहानियां लिखने की आदत थी, लिख रहा था। जी जी। जो बात आपने आंचलिकता की, वो भी क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हो वहीं से आप कुछ न कुछ कैच करते हो। जी जी। तो जो 2 पेड़ कहानी थी वो भी गांव की असल में ही कथा थी, जिसमें 2 बच्चे, बाद में कहानी तो इस तरह से बनाई गई कि वो एक झोंपड़े में थे और बाई चांस जल गए। लेकिन 14-15 साल के बच्चे झोंपड़े में रहना और जल जाना ये सामान्य बात नहीं है। बहुत मार। हाँ जी। तो इस तरह से ही आई।
कहानियां मैंने लिख दी तो काफी मित्रों का आग्रह था कि कहानी संग्रह क्यों नहीं निकाल देते हो। मैंने कहा मेरे को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, मेडिकल प्रोफेशन से थे, उसी में उलझे रहे, ये टाइम मिलता था तो लिख देते थे और बाकी को पढ़ते थे तो रुचि भी होती थी। डॉक्टर साहब जैसे उसमें एक शापित धोरा कहानी है जी, उसे जो आपका जो शीर्षक है वो काफी बयां कर देता है जी। तो शापित धोरा एक ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्यमयी बात छुपी है। जी जी। शापित धोरा जो है, मुझे दुख है कि मैं भी उसी प्रदेश से और उन लोगों में से हूँ जी। बाड़मेर और जैसलमेर के काफी बड़े क्षेत्र में जी जी। लोग लड़कियों को पैदा होने के बाद में मार देते थे जी। और अब कुछ हद तक जब सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, लो कानून ऑर्डर अच्छा हो गया है, तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक उसको कह सकते हैं। जी जी। कुछ गांव ऐसे थे जहां पे हम सुनते थे कि 30 साल तक कोई बारात नहीं आई। अच्छा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो बच्ची पैदा होती और मार दी जाती थी। ओह माय गॉड। जहाँ तक किस्से कहानियों में जो हमारे से सीनियर लोग हैं उनसे सुना, तो ज़्यादातर का यही कहना था कि जिस समय जब मल्लेच्छ युद्ध के लिए आते थे जी, तो उस समय युद्ध के बाद में जो भी राजा हार जाता था तो फिर वहाँ की स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको उठा के ले जाते थे और संपत्ति की तरह उसको बेचा जाता था, मंडी लगाई जाती थी। जी जी। उन सब से बचने के लिए ये प्रारंभ किया गया। फैक्ट क्या है वो तो नहीं पता, पर मोटे तौर पे ये बात सामने आई। लेकिन धीरे धीरे आदमी है ना, वो बहुत लालची होता है। हाँ। वो तो चले गए, उसके बाद में लोकतंत्र भी आ गया, फिर शायद दहेज की पीड़ा रही होगी, तो किसी न किसी कारण से वो काम चलता रहा जी। तो ये असल में इतना दर्दनाक है, और खास करके जो माँ जन्म देती है उसके लिए, उसको कोई नहीं पूछता है कि इसका क्या करना है, क्यों करना है जी। वो 20 साल की 22 साल की लड़की होती है जब पहला बच्चा उसको होता है जी, और उस समय जो भी सामाजिक दबाव होता है या परिवार का दबाव होता है उसके अनुरूप वो करती है, लेकिन जी। वो इतना दर्दनाक मंजर होता है कि उसका पूरा जीवन बदल देता है। तो इसलिए इस कहानी को जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आगे बढ़े, आपके एक मित्र हैं जो हमारे काफ़ी प्रतिष्ठित लेखक हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित कवि हैं और बड़े चर्चित व्यक्तित्व हैं, डॉक्टर हरिदास जी व्यास। हरिदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आप डॉक्टर साहब के बारे में। एनेस्थेसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर में सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह सिंह भाटी का नाम केवल चिकित्सा क्षेत्र में नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में उस परवान पर है जहाँ पहुँचने के बाद ऐसे किसी लेखक पर उस शहर को नहीं बल्कि उस राज्य को, उस प्रांत को, उस राष्ट्र को अभिमान हो सकता है। अपनी ज़मीन से जुड़े, थार के कण कण से वाकिफ़, वहाँ की रूढ़ियों, परंपराओं, सामाजिक बेड़ियों, खूबियों, ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इन सबसे परिचित डॉक्टर फतेह सिंह भाटी अपने साहित्य में इनकी बानगी करते हैं। और भाटी साहब की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं, उनसे उत्पन्न जो संघर्ष है उसकी बानगी करते हैं और उसके बीच में बनती हुई किसी पगडंडी की ओर भी स्पष्ट संकेत करते हैं। अधिकतर लोगों को यही मालूम है कि डॉक्टर भाटी ने एक कहानी संग्रह 2018 में जो हिंद युग्म से प्रकाशित हुआ था, पसरती ठंड, और एक उपन्यास जो भारतीय ज्ञानपीठ से 2021 में प्रकाशित हुआ, उमाते। ये दो किताबें उनकी प्रचलित है, जानी जाती है। किताबों के रूप में ये दो प्रकाशन जरूर हैं, लेकिन डॉक्टर फतेह सिंह भाटी गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर एक साहित्यिक कलेवर बनाए रखते हैं और उसमें उनकी लिखी हुई छोटी पंक्तियाँ, कुछ शेर, कुछ कविताएं, वे
इस सोशल मीडिया को साहित्यिक पत्रकारिता का गौरव प्रदान करती है। डॉक्टर भाटी अपनी जड़ों से लेकर के आज तक की यात्रा करते हुए इस आधुनिक जीवन की खूबियों को अपनाते हैं और पुरानी पीढ़ियों को छोड़ते हैं। ऐतिहासिकता उनके मन प्राण में बसी है। प्रेमचंद ने रूठी रानी ये कहानी लिखी थी, उसी पात्र पर भाटी साहब ने जो उपन्यास लिखा है वह बहुत गौरवशाली इतिहास है आधुनिक नारी के लिए। नारी के स्वाभिमान की वो कथा है और इस स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है यह उमादे रानी से सीखी जा सकती है। डॉक्टर भाटी की नज़र बहुत व्यापक है, उनका कैनवास बहुत बड़ा है, इसलिए वे भरथरी के महाराजा से महाराज भरथरी होने तक की यात्रा को इस कदर आपके सामने अंकित करते हैं कि एक व्यक्ति के दो ध्रुव आपके सामने एक स्पॉन्टेनियस फ्लो के साथ प्रकट होते हैं। सदैव मित्र के रूप में सहयोगी रहे डॉक्टर भाटी की एक खूबी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वे अपने साहित्यिक आलेखों, कहानियों, समीक्षाओं इन सब से तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जब वे इन सब के इतर कुछ करना चाहते हैं तो वे बांसुरी बजाते हैं। बहुत कम मित्रों ने उनका बांसुरी वादन सुना होगा, लेकिन ये बांसुरी वादन भी जैसे उनको थार में बहती हुई उन हवाओं की सरगम के साथ विरासत में मिला है और डॉक्टर भाटी इस विरासत को बेहतर तरीके से संभाले हुए हैं। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि डॉक्टर भाटी केवल गद्यकार है या केवल कवि है या केवल संगीत कलाकार है। दरअसल डॉक्टर भाटी मानव मन के चितेरे हैं। वे मानव के हर पक्ष को अपनी कूची से, अपनी संवेदना की कूची से कागज के कैनवास पर ही नहीं, आपके और हमारे जीवन के कैनवास पर बहुत खूबी से उकेरते हैं। इस शहर को, इस देश को ऐसे लेखक, ऐसे विनम्र लेखक, ऐसे समर्पित और निष्ठावान लेखक पर निस्संदेह गर्व है और आने वाला समय उनकी प्रतिभा को और निखारेगा। ऐसी शुभकामनाएं हम सभी मित्र, उनके साहित्यकार परिचित, उनके अपने हम पेशेवर मित्र हैं, वे सभी करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी बेहतरीन बातें बताई डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के बारे में, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपकी सारी कहानियां एक तरह से यथार्थ और कल्पना, मैं कह सकता हूं कि अगर इसे फैंटेसी भी कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। ये जो आपको कैसे प्रेरणा मिलती है और आपका ये आसपास का परिवेश, क्योंकि अब आप शहरी जीवन में भी हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं, आपके आसपास ऐसे लोग होते होंगे जो कहीं ना कहीं आपको रोज कहीं ना कहीं कुरेदते भी होंगे, दस्तक भी देते होंगे। ये सब जो है वो आपकी कहानियों में कैसे आता है? ये जो आपने परिवेश की बात की, ये असल में परिवेश ही होता है जो हमें कुछ लिखने को प्रेरित करता है। जब हम लोग मेडिकल में आए तो बेसिकली गांव से आए थे और गांव और शहर का जो भेद होता है वो उस समय हमने महसूस किया। हमारे साथ का ही एक लड़का था, तो उसने हमें, जो टीचर पढ़ाने आई तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने इशारा किया कि बहन जी मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसको इतना बुरी तरह से डांट पड़ी कि बहन जी क्या होता है? हाँ, मैम बोलिए। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो पीछे बैठ के ठीक से आचरण नहीं कर रहे थे या डिस्टर्ब कर रहे थे, वो कागज फेंक रहे थे, उन्हें कुछ नहीं कहा गया।
तो मेरे को लगा कि ये एक शहर और गांव का भेद है। बिल्कुल एक हाँ। अपना एक जबकि उसने कोई ऐसा गलत शब्द नहीं कहा, कुछ जी। भी नहीं कहा, जी लेकिन जो कहने वाले थे या सुनने वाले थे उनको वो ठीक नहीं लगा। जी ऐसे कैसे जब MBBS करके हम कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाने लगे, जी तो वहां पे भी जैसे मुंबई आप चले गए तो मुंबई वालों को ऐसा लगता है कि जोधपुर से आया ये तो कुछ बिल्कुल अनपढ़ आदमी अंडर है। एस्टिमेट हाँ। कर लेते। जी जबकि MBBS का या मेडिकल का जितना भी सिलेबस है, जी। ऑल ओवर वर्ल्ड सभी जगह एक ही चलता है, वही जी। सिलेबस पढ़ाया जाता है। और जी आप कितना पढ़ते हैं और कितनी प्रैक्टिस में उसको लाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि जी। आपको कैसा ज्ञान होगा। व्यवहारिक। हाँ, तो जी। आपके शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे लंदन में जाएं, आप मुंबई जाएं या जोधपुर में रहें या कोई बहुत छोटी सी जगह पे बैठा हो व्यक्ति, लेकिन ये भेद वो करते थे। जी एक बार आप उसमें जाते हो, शामिल होते हो, और फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं यार, नॉलेज तो है अगले को, ये हो सकता है हाँ, छोटी जगह वो से आया जब हो। तक हाँ। संपर्क में आए। हाँ। जी तो ये जो भेद होता है, इसके कारण मेरी कई सारी कहानियां उपजी है कि ये भेद नहीं होना चाहिए। व्यक्ति में भेद ठीक नहीं है, वो कहाँ से बिलोंग करता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो किस जाति से इससे फर्क नहीं पड़ता है, जी वो व्यक्ति कैसा है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इसी से मेरी बहुत सारी कहानियां बनी हैं। इसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप रचनात्मक सजगता, क्रिएटिविटी, जैसा कि आप सारे परिवेश से रोज निकल के जाते हैं, तो वो जो एक सजगता है क्रिएटिविटी की, वो कैसे रख पाते हैं? क्या उसको आपको मानसिक रूप से होमवर्क करना पड़ता है? मूलतः जो योग में, ध्यान में जो बात कही गई है जी कि हम जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, जी जबकि असल में ध्यान का मतलब है कि आंखें खुली रखो। जी जी तो जो आपने सजगता का कहा वो यही है कि हम अपने चारों ओर खुली आंखों से देखें। बहुत बार हम देख के भी अनदेखा करते हैं, जी हो सकता है उस समय की परिस्थिति ऐसा हो, जी लेकिन वो चीज हमें समझ आनी चाहिए कि हम क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जी तो एक तो ये सजगता है। दूसरा, हम पढ़ते हैं, अखबार है या साहित्य है, जी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें, हमारी आंखें वास्तव में खोल देती है, जो हमने देखा नहीं या कई बार तो हम कल्पना भी नहीं करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। जी जी। तो ये पढ़ने और खुली आंखों से देखने से सब संभव है। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे साथ एक देश के बहुत बड़े जाने माने राजस्थानी और हिंदी और न जाने क्या क्या उनकी कलम से निकलता है, कथाएं, कहानियां और कविताएं, राजस्थानी कविताएं। डॉक्टर आईदान सिंह जी भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके मित्र हमारे साथ हैं डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी जोधपुर के हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उनकी कहानियों की पुस्तक पसरती ठंड का दिल्ली पुस्तक मेले में लोकार्पण हुआ था और मैं भी उस लोकार्पण का साक्षी बना था। उस लोकार्पण में न केवल दिल्ली के महत्वपूर्ण कथाकार सम्मिलित हुए, बल्कि राजस्थान से कथाकारों की एक पूरी टीम जो है वहाँ गई थी। यह उनके महत्वपूर्ण होने का संकेत है, साथ ही उनकी सामाजिकता का भी संकेत है। उन कहानियों में रेगिस्तान के जीवन के दुख दर्द को डॉक्टर भाटी ने अपनी कलम से इस प्रकार से रेखांकित किया है, रूपायित किया है कि संवेदनशील पाठक उसे पढ़ करके उनमें खो जाता है। यह उनके कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने इतिहासपरक कथाओं पर भी काम किया है। रूठी रानी, जिसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद ने भी जो है कहानी लिखी थी, वह जैसलमेर की राजकुमारी उमा दे भटियाणी, उसके ऊपर उन्होंने उमा दे नाम से एक उपन्यास भी लिखा है। इस उपन्यास में रूठी रानी का चरित्र तो सामने आता ही है, लेकिन तत्कालीन समय की मानवीयता और उस समय के रीति रिवाजों के साथ ही राजपुरुषों के दंभ का उन्होंने बहुत ही साक्षात चित्रण किया है। डॉक्टर फतेह सिंह जी की यह कृति आने वाले समय में हमारे सामने आने वाली है।
मैं कहना ये चाहता हूँ कि यदि हम हमारे परिवेश में सांस्कृतिक रूप से लिखने वाले डॉक्टर भाटी की इन कहानियों, इस उपन्यास को सामने रखते हैं, तो वे जोधपुर की इस धरती के एक महत्वपूर्ण कथाकार सिद्ध होते हैं। मेरी उनसे निरंतर बातचीत होती रहती है। मैं उन्हें, जैसा कि मेरे मन में संस्कृति के प्रति एक दर्द है, मैं जो नहीं लिख पाता हूँ, मैं अपने परिवेश में अपने साथियों को कहता हूँ, और मेरे साथी डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने मेरे कहे को कभी भी लांघा नहीं। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर अपनी कलम चलाई। मैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व पर इतना बेहतरीन प्रकाश डाला। डॉक्टर साहब, बात को आगे बढ़ते हैं। आपकी कथाओं की चर्चा हुई है और कथाओं के परिवेश की चर्चा हुई है। आपने उपन्यास की दुनिया में कैसे प्रवेश किया? जी, ये आइदान सिंह जी, जिनको प्रेम से हम सभी लोग आईजी सर भी कहते हैं, उनकी बात के जस्ट बाद में आपने सवाल पूछा और मैं चाह रहा था ऐसा सवाल उसके बाद में आए। सही है। क्योंकि मेरा जो पहला कहानी संग्रह था उसका विमोचन का कार्यक्रम विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली में हुआ था और वहाँ आईजी सर भी साथ में थे, उनकी कृपा रही। वाह। तो वापस जब आए कुछ महीनों बाद में एक बार उनके साथ में बैठे चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ये कहानियां तो आपने लिख दी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपके मित्र हैं, किताब भी लोग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी। लेकिन साहित्यकार के बारे में आपके क्या विचार है? क्या उसको करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा, साहित्यकार का बिल्कुल दायित्व है कि वो समाज का जो सच है वो भी सामने लाए जी, और समाज किस तरह से बेहतर हो सकता है वह भी लिखे, जी, मार्गदर्शन भी करे और सच सामने भी लाए, दोनों चीजें। जी। तो उन्होंने कहा, फिर ऐसा क्या लिखने का प्लान है, कुछ सोच रहे हो क्या? जी। मैं कुछ ऐसा ऐतिहासिक चरित्र जो सामने नहीं आया है लेकिन आना चाहिए, जिससे आज के समाज को भी कुछ प्रेरणा या सीख मिले। जी। तो आपके दिमाग में कुछ है क्या? क्योंकि राजस्थान में ऐतिहासिक चरित्रों की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, बिल्कुल। तो तब मेरे दिमाग में आया, और मन में तो ऑलरेडी कहते हैं ना, अवचेतन में तो बात चलती है, तभी आपके विचार और कर्म में उसको बदलती है। हाँ, बिल्कुल। जी। तो अवचेतन में था, मैंने कहा एक उमादे करके चरित्र है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने भी उस पर एक काफी बड़ी कहानी लिखी है। जी हाँ, लेकिन मैंने कहा, मैं जितना राजस्थान को समझ सकता हूँ, हाँ, तो मैं अपने हिसाब से उसे लिखना चाहता हूँ। आपका परिवेश ही वो रहा है, और थॉट, हाँ, जो फर्टाइल, जो राजमहल में उस समय जो दास होते थे, उनकी क्या स्थितियां होती थी और उनको किस तरह से उपयोग लिया जाता था, वो हम लोगों ने बचपन में देखा है आंखों से। तो मैंने कहा, मैं शायद उसको अच्छे तरह से लिख सकता हूँ, इसलिए लिखना चाहता हूँ। तो वो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मैं यही चाहता था कि समाज की बात और लोक की बात है वो साहित्य में आए, अगर वो आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छी, मुझे खुशी होगी। और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जिस उमादे कैरेक्टर का आपने, और उस पे शायद उसका उपन्यास का शीर्षक भी उमादे ही जी, है ना, तो उमादे के चरित्र को थोड़ा सा विस्तार से, उसका थोड़ा सा खुलासा, और वो चरित्र कैसे लोगों के दिलों को दस्तक देता है या क्या मैसेज देता है? उमादे की जहां तक बात है जी, मैंने भी आईजी सर से कह तो दिया, लेकिन स्त्री पे अपने यहाँ बहुत कम लिखा गया है, आज भी नहीं लिखा जा रहा है। तो ये 1537 ईस्वी की बात है। तो उस समय, हालांकि वो जैसलमेर की राजकुमारी थी, उस समय जो महाराव लूणकरण जी थे उनकी पुत्री थी जी, और उनका विवाह जोधपुर में जो राव मालदेव जी थे, जी हाँ, जिनके युग को सूर्य का युग कहा जाता है, उस समय उत्तर भारत में कहते हैं कि उनसे शक्तिशाली कोई राजा महाराजा नहीं था। इवन आपके शेरशाह और हुमायूं भी उनके मतलब पीछे रहते थे और उनसे आग्रह करते थे कि हमें रास्ता दिया जाए या जगह दी जाए। हाँ, उनका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था। तो लेकिन उनसे विवाह होने के बावजूद, जैसलमेर की राजकुमारी होने के बावजूद,
उनके बारे में बहुत कम लिखा हुआ मिला। जी। तो मैंने लगभग कई महीने तो इसी में निकाले कि कहीं से मुझे कुछ लिखा हुआ पुस्तकें मिले, रिसर्च किया हाँ, काफी। तो उसको कई किताबें मिली भी मुझे जी। लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। जी। लेकिन जो लोक में जो किस्से कहानियां लोक कवि जो कहते थे या जी। गांव में जो जी। लोग सुनाते थे, जी। उनसे बहुत कुछ, काफी कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में मिला। जी। ऐसे कैसे मालदेव जी के भी व्यक्तित्व के बारे में लोक से मेरे को ज्यादा मिला। उन्होंने युद्ध क्या किए, कब किए, कैसे किए, ये जरूर किताबों में मिल गया, आपको एक एक डेट के सहित मिल गया। हाँ। लेकिन मुझे उनका मूल व्यक्तित्व चाहिए था कि उन किस तरह के थे, कैसे भावनात्मक संबंध रहे होंगे, उनका भीतर क्या जी, था, भीतर उम्र क्या का, था, हाँ। वो आपको वो यथार्थ की धरती पे। जी। तो 1537 में उनके विवाह हुआ राव मालदेव जी से। जी। और कहते हैं कि राव मालदेव जी जो विवाह करके वहाँ मतलब जैसलमेर में विवाह हुआ, तो उनकी एक दासी थी भारमली करके। जी। तो वो दासी जैसे ही बुलाने गई तो वो उस समय शराब के नशे में थे। जी। और सुहागरात उन्होंने राजकुमारी की बजाय दासी के साथ में मना ली। जी। जी। और ये बात उमादे के मन में बैठ गई कि जो व्यक्ति पत्नी और दासी में भेद नहीं कर सकता है, वो पत्नी के मतलब उसको मान सम्मान दे या उसके साथ में रहे। मान सम्मान तो उन्होंने हालांकि जीवन भर उनको दिया, पर उन्होंने कहा वो मेरे योग्य व्यक्ति नहीं है। वो टीच किया। हाँ, बहुत हो सकता है जैसलमेर राज्य की जरूरत हो सकता है जोधपुर राज्य की जरूरत हो, लेकिन मैं उनके साथ मतलब सम्मान पूरा करूंगी, उनकी पत्नी कहलाऊंगी, लेकिन वो मेरे को स्पर्श करे इस लायक व्यक्ति नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और जी। ये ऐसा प्रण था जो उस समय कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राज भी नहीं कर सकते, तो उस समय तो लोकतंत्र में भी ये स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है। जी, जी। और उस समय तो सब राजा की मर्जी, और राजा ने आदेश दे दिया सिर काट दो, कौन मना करने वाला है? एक तो आम आदमी की हिम्मत ने, फिर राजा के परिवार में। और राव मालदेव तो इतने वीर और साथ में कुछ हद तक काफी लोग कहते इतने क्रूर थे कि उनके सामने तो कोई किसी चीज का मना करे ये संभव ही नहीं था। जी। और लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये वचन निभाया और उन्होंने कहा मैं आज के बाद में आपके, अगर जोधपुर में जब तक मेरे लिए अलग से महल नहीं बने, मेरे को एक छोटा सा जगह दे दो भले। उसके बाद में वो अलग महल में रही, फिर वो अजमेर गई और भी कई जगह रही है, उनकी काफी लंबी कथा है। लेकिन वो आखिर तक अपने प्रण पे कायम रही और पति का सम्मान पूरा किया उन्होंने। यह चीज आज के युग में भी स्त्री विमर्श के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाती है। वाकई डॉक्टर साहब, आपने ऐसा कैरेक्टर उठाया कि केवल उस कैरेक्टर की चर्चा में एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो उपन्यास पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब हम जरूर पढ़ेंगे, उसकी चर्चा काफी सुनी है। डॉक्टर साहब, वो भारतीय ज्ञानपीठ ने उसको प्रकाशित किया, तो भारतीय ज्ञानपीठ तक ये सफर कैसे पहुंचा आपका? भारतीय विद्यापीठ की जहां तक बात है, मैं कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध लेखक तो हूँ नहीं। भारतीय ज्ञानपीठ बिल्कुल भारतीय। तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई बड़े प्रकाशन को भेजा जाए। जी। जी। लेकिन मैं इतना अपने लेखन से संतुष्ट था कि एक बार भेजना तो चाहिए। जी। जो भी बड़े प्रकाशक है, राजकमल है, वाणी प्रकाशन है, भारतीय ज्ञानपीठ है। जी। जी। तो इसलिए इन सभी को भेजा। जी। और उससे पहले डायमंड बुक से उन्होंने हाँ भी कर दिया कि हम प्रकाशित करेंगे, लेकिन बीच में कोविड काल आ गया और बहुत डिले हो गया। इसलिए मैंने अच्छा, ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं हुआ इसको? जी। 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 2-3 साल ही हुए। हाँ, प्रकाशित होके तो जस्ट अभी आई है। जी। उस प्रकाशन के बीच में वो 2 साल आप कह सकते हैं जी चलती रही। बीच में कोविड काल आ गया तो लगभग सभी काम डिले हो गए। जी। तो तब तक भारतीय ज्ञानपीठ वालों का मेल मेरे को मिल गया कि हम प्रकाशित करना चाहते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो। जी। तो अपने पास नए लेखक के पास तो इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता है। सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशन अगर स्वयं चला के कहे कि हम प्रकाशित करना चाह रहे हैं, तो मैंने यस कर दिया और अभी कुछ महीने पहले ही वो प्रकाशित हो गया। ये तो बहुत बधाई की बात है, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ में चयन बहुत कम
मैं समझता हूँ लेखकों का होता है भारत में, और जोधपुर में तो इन्हें गिने ही भाग्यशाली लोग हैं। तो आपके अब तक के ये जो सफर है इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े कथाकार, कहानीकार और समीक्षक लेखक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी, जो एक आपको पता ही है कि क्या उनका रचनात्मक संसार है, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी हमारे समय के एक ऐसे युवा कहानीकार हैं जो कि निरंतर मानवीय होते जा रहे इस समाज और समय के भीतर से मानवीय सूत्रों को तलाश कर कहानियाँ लिखते हैं। और निश्चित रूप से हमारे समय का जो ऐसा जटिल समय है ये, और इस जटिल समय को एक कहानीकार या विशेष रूप से सचेत कहानीकार ही समझ सकते हैं। और वो सचेतता में लगातार इनके साहित्य में देखता रहा हूँ। कहानियाँ ही क्यों, मतलब इनके संस्मरण पढ़े तो मुझे लगा कि एक ऐसी टटकी भाषा इनके पास है, और किसी भी नए लेखक की या मतलब लेखक की मतलब ये मैं विशेष पहचान मानता हूँ कि अपनी भाषा स्वयं अर्जित करे। इनके पास ऐसी भाषा है जो इन्होंने स्वयं अर्जित की है, और मुझे लगता है कि अभी और आगे इनको ऐसी भाषा की तलाश रहेगी, और ये भाषा में निरंतर काम करेंगे, और एक ऐसे कहानी के साथ साथ ऐसे संस्मरण भी देंगे जो कि यादगार रहेंगे। और उपन्यास भी आ रहा है इनका उम्मीद है, जो कि ऐतिहासिक संदर्भों से लिखा गया उपन्यास है। और उपन्यास की कहानियाँ भी कुछ ऐसी हैं जो ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर लिखी गई हैं, जिसमें मतलब इनकी सापित दौरा है, पलायन है, मुक्त प्रेम है, और भी उसके अलावा जो यथार्थ की कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं वो भी इस तरह की कहानियाँ हैं जो हमारे खोए हुए जीवन में खोए हुए सुख की तलाश की कहानियाँ हैं। और वो सुख ऐसा नहीं है जो वो हमारे ही अगल बगल है लेकिन हम देख नहीं पाते, तो उसको दिखाने का काम इनकी कहानियां करती हैं। और उस सुख को दुख के भीतर से, मतलब ऐसा नहीं है कि दुख एक पीड़ित मानवता है तो हमेशा रोती रहे, लेकिन उस दुख के भीतर भी एक ऐसा सुख या एक ऐसी जिजीविषा या एक जीवन के प्रति एक ऐसी ललक है जो इनकी कहानियों को पढ़कर देखा जा सकता है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपकी नजर में कथ्य और शिल्प ये एक दो ऐसे स्तंभ हैं किसी भी कहानी या उपन्यास के, तो आप क्या समझते हैं कथ्य और शिल्प को आप कैसे देखते हैं? अभी हमने आदरणीय सत्यनारायण जी को सुना जी, और कथ्य और शिल्प की बात करें तो मुझे लगता है कि उनसे सुंदर लेखन में कहीं मिलेगा नहीं। और जब भी सर से मिलना होता है तो मैं अक्सर कहता भी हूँ, लेकिन ये शब्द आप लाते कहाँ से हो? न हिंदी में मिलते हैं, न राजस्थानी में मिलते हैं। और अक्सर कई बार मैं कहता भी हूँ, राजस्थानी में मैं भी लिखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें, कई शब्द अपने राजस्थानी के आते हैं, आंचलिकता आती है सभी की, सभी में आती है। तो लेकिन ब्रैकेट में उसमें हिंदी के शब्द दे देते हैं ताकि जो नहीं जानते उन लोगों को कष्ट ना हो। जी जी। तो सर के शब्द कुछ ऐसे हैं, सर क्या मैं उसका क्या हिंदी में अर्थ दूं? वो उस शब्द का सौंदर्य उसी में होता है, जैसे लटूम गए। तो सर इसका कोई पर्यायवाची नहीं है। उसने मुझे बाद में भर लिया। तो वो कह रहे हैं कि अब इसका न तो एग्जैक्टली कोई हिंदी शब्द हो सकता है, और इस शब्द का जो सौंदर्य है उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। वो अगर लिख भी देंगे हम तो वो आ नहीं सकता है। इसलिए शिल्प और कथ्य तो बिल्कुल ही मतलब लेखन का जो असली सौंदर्य है वो वही है। डॉक्टर साहब, आजकल ये जो युग चल रहा है आधुनिकता, और उसमें चाहे किसी भी विधा के हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उसके साथ साथ मनोरंजन को भी लोग एक एलिमेंट मानते हैं। ये सब ठीक है, जरूरी भी है, हम इनको अदरवाइज नहीं ले रहे, लेकिन डॉक्टर साहब आधुनिकता मनोरंजन के साथ साथ इंसानियत का जो एक बहुत बड़ा एक इंसानियत बिना उसकी आत्मा नहीं है, वो चीज अलग होती जा रही है, और आपकी कहानियों में इंसानियत सर्वोपरि है। आधुनिकता अपनी जगह है,
जहाँ तक आजकल जो ज़्यादातर कहानीकार लिख रहे हैं जी शुरुआत की कुछ कहानियाँ मेरी भी उनके जैसी ही होगी, लेकिन वो देखा जाए तो केवल महानगर की जीवन को लिखा जा रहा है जी लेकिन हमारी 70% आबादी तो आज भी गांवों में बैठी है। जी तो उनकी अपनी पीड़ाएं हैं, उनके अपना जीवन संघर्ष है। जी उनको अगर हम जगह नहीं देंगे साहित्य में तो हमारा साहित्य तो व्यर्थ है। हाँ, संवेदनाओं बिना तो हाँ। उसमें तो आधुनिकता, रोचकता, पठनीयता निश्चित रूप से होनी चाहिए। इतनी अच्छी तो कहानी बननी चाहिए कि पढ़ने की रुचि हो। जी लेकिन केवल रुचि के लिए, मनोरंजन के ही लिए लिखा जाए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। साहित्यकार का ये बोध भी होना चाहिए कि समाज का सच भी सामने लाए जी और समाज के लिए क्या जरूरी है वह भी बात भी कहे। जी जो जीवन संघर्ष है, चाहे वो ग्रामीण का हो, किसान का हो जी या शहर के व्यक्ति का हो, मजदूर का हो, वह भी सामने आए। जी तो वो भावनाएं, संवेदनाएं तो हमें होनी ही चाहिए और लिखी जानी भी चाहिए। जी ये मैं कम से कम इस चीज को महत्वपूर्ण समझता हूँ। जी हमारे साथ डॉक्टर निधि हैं। वे स्वयं एक कहानीकार हैं, तो एक कहानीकार का मर्म वो जानते हैं कि क्या उसकी मानसिकता है। डॉक्टर निधि, डॉक्टर फतेह सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खमा खड़ी वीर साहब, आज आपको यहाँ देखकर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और आपका जो पेशा है वो भले ही मरीजों को सुलाने का हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी लेखनी है वो थारी संस्कृति को, वहाँ की समस्याओं को हम तक पहुँचाकर हमारे चिंतन को जागृत करने का काम बेहद बखूबी से कर रही है। आपकी जो कहानियाँ हैं उनमें जितनी शिद्दत से रेगिस्तान का बंजरपन हमारे सम्मुख आता है, उतने ही भावपूर्ण तरीके से वहाँ की जो मिठास है शीतल चश्मों की, वो भी उनकी अंतर्धारा भी उन कहानियों में बहती रहती है। आपका संग्रह पसरती ठंड मैंने पढ़ा है और निरंतर हम आपको पढ़ते रहते हैं और आपके आगामी किताबों के लिए और लेखन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि का। और डॉक्टर साहब, एक जो आजकल चल रहा है कि लोगों की रुचि तो बहुत है किताबों के प्रति, उपन्यास के प्रति, लेकिन एक जो चीज है वो जाके पॉकेट पे ठहरती है। आज मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय हो, वो अपना बजट किताबों पे उतना नहीं व्यय करना चाहता। एक कॉमन एक मानसिकता है। तो किताबों का ये जो रेट है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि किताब वाले भी क्या करें, उनका इतना खर्च हो जाता है, लेकिन इन सब के बीच से क्या आप क्या मध्यम मार्ग सोचते हैं कि पाठक तक पुस्तकें भी पहुंचे और उनका एक उपयोग भी हो सके? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है आपका जी। और ये समस्या आती भी है, खास करके विद्यार्थी वर्ग जो मुश्किल से अपनी फीस वगैरह देता है और उन लोगों में, बच्चों में पढ़ने की बहुत रुचि है। मैंने देखा भी है, दिल्ली में महसूस भी किया मेले में। मेरे को वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजस्थान से जो स्टूडेंट बहुत सारे मिलते थे जी मिले, तो उन्होंने यही बात की कि हम आए तो किताबें लेने हैं, लेकिन किताबें इतनी अच्छी है लेकिन इतनी सारी हम वहाँ क्या, वो मुश्किल होती है। और अभी भारतीय ज्ञानपीठ से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने कहा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ और मेरे को रॉयल्टी वगैरह वो कोई ऐसी नहीं है। आप जितना कम संभव हो, पुस्तक का मूल्य जितना कम संभव हो वो रखें। मैं चाहता हूँ पाठक तक, जी, पाठक तक आराम से वो खरीद, तभी हम अपनी बात कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा। बिल्कुल। तो हमें 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन एक स्टूडेंट है उसके लिए एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। आज मैं तो हो सकता परचेज भी कर सकूं, मेरी तो अगर नहीं करता हूं तो हो सकता मानसिकता की बात है कि मैं नहीं करना चाहता हूं। और ये बात भी कुछ हद तक सही है जो आपने कही जी, कि हम वास्तव में आज कुछ भी बाजार में खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, पिज्जा खरीदने जाते हैं, हम ज्यादा भाव तोल नहीं करते हैं तो उस पे भी उनका भी भाव लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन हमें उसमें दिक्कत नहीं होती है, वो प्रश्न नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन किताब के मामले में जरूर 200-250 रुपए भी हुए तो हाँ, एक अजीब सी मानसिकता है। तो वो मानसिकता भी है, वो हमें बदलनी पड़ेगी और कुछ हद तक प्रकाशक लोगों को भी जितना कम संभव हो सके मूल्य रखना। कई बार परिवार वाले भी, मैं भी कहीं भी चलते चलते मेरी गाड़ी का ब्रेक लगता है तो साथ में अगर श्रीमती जी होती हैं तो
अभी तो किताब लाए थे, किताब का इतना तो एक ये जो मानसिकता बिल्कुल हो गई है, आपने बहुत बेहतरीन बताया। डॉक्टर साहब, एक आपके छोटे भाई की तरह हैं किशोर चौधरी जी हमारे साथ हैं। किशोर जी भी एक अच्छे कथाकार भी हैं और कवि भी हैं। किशोर जी क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? हेलो, नमस्कार। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, ये नाम सुनते ही लगभग जो भी कोई उन्हें जानता है उसके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आ जाती होगी। मेरी डॉक्टर साहब से पहली मुलाकात जब हुई तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। डॉक्टर साहब इतने विनम्र और शालीन व्यक्ति हैं कि आप उन्हें देख करके ये सोच नहीं सकते, कह नहीं सकते कि चिकित्सा विज्ञान के इतने बड़े प्रोफेसर होते हुए, अध्येता होते हुए वे डाउन टू अर्थ इंसान हैं। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर से मेरी पहली बातचीत शायद इसीलिए ही हुई होगी कि उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं और उन कहानियों के बारे में वे बात करना चाहते थे। और बात करने से अधिक विषय ये था कि इन कहानियों के प्रकाशन का क्या किया जाए। तो वे जिस तरह से बात कर रहे थे ऐसा लगता था जैसे बहुत सादे इंसान हैं और बहुत अपनत्व से पूर्ण है। वे कहानियाँ जब मैं पहली बार देख रहा था, पढ़ रहा था, उन कहानियों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि एक व्यक्ति रेगिस्तान के सुदूर छोर से जोधपुर जैसे शहर में जाकर के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए भी अपनी माटी से कितना जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भाटी साहब की पहली किताब जो आई पसरती ठंड, उसमें जो कहानियां थी उसमें से आधी कहानियां तो ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है जैसे लोक कथाएं कही जा रही है। लोक से जुड़ा हुआ होना और लोक से प्यार करना, लोक का सम्मान करना और लोक के लिए काम करने की चाहना रखना, ये बहुत ही आज के दौर का दुर्लभ विषय है। लोग आधुनिक होने की चाह में अपनी मातृभूमि को, अपनी ज़मीन को और जहाँ वे छोटे से बड़े हुए उसे भूल जाते हैं या फिर उसे याद नहीं करना चाहते हैं किन्हीं कारणों से। लेकिन भाटी साहब ने जो लिखा उसमें उस रेगिस्तान की खुशबू आती रही। उसमें ये भी था कि आप किस तरह से अपनी स्मृतियों में रची हुई कहानियों को फिर से याद करते हैं और उन्हें अपने ढंग से कहने का काम करते हैं। बहुत सारे लेखक हैं, आप अगर उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि ये लेखक है, लेकिन जब डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर से मिलते हैं तो हम सबसे पहले लगता है हमें कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये कितना दुर्लभ है कि आज के दौर में इतना सादा होना, पढ़ने, लिखने, समझने और सीखने को अपने आचरण और व्यवहार में लाना बहुत ही कम देखने को मिलता है। डॉक्टर भाटी साहब की कहानियाँ पढ़ते हुए मुझे बहुत सारी लोक कथाएँ भी याद आती है, लोक कथाओं की शैली याद आती है और उसके साथ में हाल ही में मैंने कुछ और लोक कथाओं के शिल्प पर लिखी गई आधुनिक कहानियाँ भी पढ़ी। तो वे कहानियाँ कुल मिलाकर के मुझे याद दिलाती है कि हमारे रेगिस्तान का एक ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई कहानीकार है जो इसी शिल्प में और इतनी सुंदर कहानियाँ कह रहा है। अभी डॉक्टर साहब बहुत सारा काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के लिखने के चाहने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपकी पहली किताब आती है तो अक्सर एक आशंका होती है कि चलो ये कोई मन में बची हुई बात थी, कह दी गई है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह से लेखन का काम किया है, अभी इनका एक उपन्यास आने वाला है उमा दे, तो उससे मुझे ये विश्वास होता है कि भाटी साहब के भीतर एक कहानीकार है और वे जो कहानियाँ उन्होंने पहले लिखनी आरंभ की थी या कहीं, वे कहानियाँ सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि मन में बची हुई बात को कह देना था। भाटी साहब के भीतर शिल्प है, भाटी साहब के पास में अपना कथानक है और भाटी साहब के पास में इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को, दुनिया के भूगोल को देखने की अपनी नज़र है। दो एक बार अवसर मिला कि मैं उनके साथ रह सका कुछ देर, और उनके साथ रहते हुए भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके भीतर अपने ज्ञान का या अपने लेखन के योग्यता का, हुनर का, इनके भीतर कोई भी तरह की भाव है इस तरह का कि मैं इसे दिखा दूं कि भाई मैं बहुत अच्छा लेखक हूं या मैं मेडिकल साइंस का प्रोफेसर हूं। तो कितना खुश होने वाला विषय है ये कि इतने सीधे सज्जन
और विद्वान लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे मिल पाते हैं, हम उनसे बात कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाटी साहब के अभी और बहुत सारे उपन्यास भी आएंगे और वे इसी तरह से लिखते रहेंगे। बाकी भाटी जी की तारीफ में कुछ भी कहना हो तो उसके लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकेगा कि अगर आप किसी से कहें डॉक्टर फतेह सिंह भाटी तो उसे याद आएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय आपकी सहायता करने को तत्पर रहता है, जो मुस्कुराकर आपसे मिलता है और जो शालीनता से बात करता है और हर समय काम आता है। ये बहुत ही मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से खुश होने की बात है कि मैं एक ऐसे अच्छे लेखक के साथ रह पाने का, उसे जान पाने का अवसर पाया मैंने। भाटी साहब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि और बहुत सारी रचनाएं आएंगी जिसे रेगिस्तान ही नहीं पूरा भारत और विश्व के लोग पढ़ पाएंगे और पढ़ करके ये जानेंगे कि सचमुच हमारा रेगिस्तान जिसे हम इतना प्यार करते हैं वो कैसा जीवन जीता है, उसका भूगोल कैसा है, उसके साथ जीने की दुश्वारियां कैसी है। ये सब हमें उम्मीद है कि डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ही कर पाएंगे। भाटी साहब, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम सबको बहुत सारा इंतज़ार है कि आप लगातार लिखते रहें। नमस्कार। थैंक यू किशोर जी, आपने डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व पर इतना बेहतरीन जो बातें हमें भी नहीं पता थी। डॉक्टर साहब, इन दिनों आपकी क्या रचनात्मक पीड़ा, मतलब यार ये पीड़ा भी एक गलत शब्द है, रचनात्मक प्रसव क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी अभी ये उपन्यास उमादे आया है जी, और एक और उपन्यास जिसको हम कह सकते हैं पूर्णतः राजस्थान क्या गांव के संस्मरण कह सकते हैं जी, जी, तो वो उपन्यास भी पाइपलाइन में है, वाणी प्रकाशन से आ रहा है जी जी। तो मूलतः जो हमारे ग्रामीण जीवन की पीड़ा है जी, उस पर काफी कुछ लिखने का सोच रहा हूँ जी। तो जी, अभी दिमाग में वो ही है, लेकिन उसको फ्रेमवर्क ठीक से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि जी, ये दोनों तीनों काम चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। जी, तो लेकिन उस पे एक लिखने का है जी, एक, और जो इस तरह के हर किसी पे उपन्यास तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ कहानियां जी, जैसे मीरा है, वीर दुर्गादास है, ऐसे वाह। कई चरित्र हुए हैं हमारे यहाँ। तो जी। उन लोगों की ऐतिहासिक कुछ 3 या 4 या 5 कहानियां एक संग्रह के रूप में लाने वो का। बहुत उनका जो चरित्र और व्यक्तित्व उस पर कहानियां बिल्कुल, बिखरी पड़ी क्योंकि मीरा पे काफी कुछ मैंने पढ़ा भी है जी, जहाँ तक मुझे किताबें अवेलेबल हुई। जी, तो जी, हर किसी ने मीरा को अपने फ्रेम में गढ़ा है। जी, किसी को भक्ति चाहिए तो मीरा को एकदम कृष्ण भक्ति में लीन बता दिया, उनके बाकी जीवन के सारे तथ्य को उन्होंने भुला दिया है। जी, जी, किसी को राजकुमारी मीरा दिखी तो उन्होंने उस तरह से उसको किया है। जी, तो लेकिन मीरा का अपना एक व्यक्तित्व था और वो जब भक्ति की तरफ मुड़ी उससे पहले भी उनका जीवन था, उसके बाद का भी जीवन था। तो संपूर्ण जीवन को बहुत कम लोगों ने उस तरह से प्रकट किया है। जी। तो मेरा कम से कम उस बारे में मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और उनको पढ़ के समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के चरित्रों को जो संपूर्ण जीवन है वो सामने आए लोगों को। डॉक्टर साहब, इतना लंबा आपका कंट्रीब्यूशन और आंचलिकता, और आपने मर्म, इंसानियत न जाने कितने पक्षों को अपनी कथाओं और उपन्यासों में छुआ है, लेकिन आपके इस मर्म को देश और जिनकी लेखनी की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं, ऐसी महान लेखिका ममता जी कालिया हमारे साथ हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? बहुत अच्छे लेखक हैं जो क्या करते हैं कि अपनी सारी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं फेसबुक पर लिखते हैं। कई फेसबुक राइटर्स ऐसे हैं जो पता नहीं फेसबुक से इतने संतुष्ट हो जाते हैं वो किताब निकालने की जल्दी नहीं करते हैं। और फेसबुक एक बहुत बड़ा माध्यम है क्योंकि आपको 150-200 उसी समय प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं और आपका लेखक संतुष्ट हो जाता है। और इस कोरोना काल ने हम सबको कितना बड़ा पाठक बना दिया है ना अरविंद जी? जी जी जी। हम सबको पाठक बना दिया। लेखक तो हम पहले से थे। अब ये नहीं कह सकती मैं कि हमने बहुत लिखा, ठीक है, साल में 2-3 कहानियां तो हम लिख ही लेते हैं, है ना, लेकिन इसने हम सबको पाठक बना दिया क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। हम हॉल में जाके सिनेमा देख नहीं सकते, शॉपिंग हम कर नहीं सकते, सारे पैसे बचे रहते हैं।
भला हो अमेजोन का, वो किताबें पहुंचा देती है हम तक, और कुछ किताबें कुरियर वाले दे जाते हैं। इस तरह से जीवन चलता है। एक फतेह सिंह भाटी एक पेशे से डॉक्टर है, और वो फेसबुक पे इतने प्यारे किस्से लगाते हैं पुराने जमाने के। उसी में मैंने एक पढ़ा था किस्सा, जिसमें वो बताते हैं कि रेगिस्तान में ऊंट के ऊपर सिलाई मशीन आ रही है, और वो सिलाई मास्टर को जो जिक्र करते हैं और जो उसका बयान करते हैं, वो इतना अद्भुत बयान है। वो उसके पेटूपन का बयान करते हैं, वो उसकी सिलाई के हुनर का बयान करते हैं। अभी उनकी एक किताब भी आई है, पसरती ठंड, ये उनकी लेटेस्ट किताब आई है, कहानियों का संग्रह। लेकिन इसमें वो वाले संस्मरण नहीं आए हैं, वो किस्से नहीं आए हैं जो वो फेसबुक पे लिखा करते हैं। बहुत बहुत आभार ममता जी आपका कि आपने समय निकाला और डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व पे प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका इतना लंबा कंट्रीब्यूशन, इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने सारे आपने, और जहाँ तक आपने बताया कि आप रिसर्च करते हैं, हर कैरेक्टर को बहुत गहरे से शिद्दत के साथ आप जानते हैं। लेकिन अभी एक ये जो माहौल है सोशल मीडिया का, इसमें मैं ये नहीं कहता कि वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और उससे एक वाइड एंगल भी मिलता है और उससे एक हौसला भी मिलता है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि यूथ सोचते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे ये कविता आ गई, कहानी आ गई या कुछ और आ गया, तो हम एक संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, वो रिसर्च नहीं करते हैं, उसमें मेहनत नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? इसी सवाल से मिलती जुलती बात है कि ये आदरणीय ममता कालिया जी मैम का जो वीडियो है, बेसिकली उन्हें नहीं पता कि मेरे पास भी है, उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा है। उनका कोई एक लंबा इंटरव्यू चल रहा था 1-1.5 घंटे का, जी, उसमें उन्होंने ये बात कही मेरे लेखन के बारे में। और उससे पहले मैम, हम तो खैर जानते ही थे, पर मैम नहीं जानती थी जी। ये जो सोशल मीडिया का आप बात कर रहे हैं जी, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गंभीर लेखन या बहुत लंबा लेखन तो वहाँ संभव नहीं है जी, लेकिन उसके कुछ अंश लिखे जा सकते हैं। जी, जी। तो मैंने एक ऐसा ही संस्मरण लिखा था गांव में, जो हमारे दर्जी थे जी, वो अपनी मशीन जो ऊंट के ऊपर लेके आ रहे हैं जी, और शादी में जैसे कपड़े सिलने ले आते थे जी, तो वो संस्मरण मैम ने कहीं फेसबुक पे पढ़ा और उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने क्या उसके बारे में कहा, आप जान ही गए। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। नहीं तो हो सकता है मैं शायद उनसे कभी नहीं मिल पाता है, मिलता भी तो वो शायद नोटिस भी नहीं करती जी, क्योंकि उनसे रोज हजारों लोग मिलते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जी। तो उन्होंने पढ़ा और उसके बाद में उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, मैंने बात की उनसे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ये क्यों नहीं लिखते हो जी। मेरी हालांकि कहानी संग्रह भी उनको भेजा, पर वो कहानियां अलग है और ये संस्मरण जो था लोक का इतना अच्छा संस्मरण था, उनको पसंद आया कि आप ये चीज क्यों नहीं लिखते हो, ये तो बहुत सारे लोगों को चाहिए, ये तो रेयर होती है जो किसी में होती है। और वास्तव में वो ही चीज लिख के एक मैंने उस तरह के संस्मरणात्मक कहानियां हम कह सकते हैं 3, वो लिख के और वाणी प्रकाशन को भेजा। हालांकि वही जैसे आपने कहा मैं कोई नामी लेखक तो था नहीं, तो मेरे 2-4 महीने 6 महीने में जब भी अगर जवाब कुछ आएगा तो आप मानेंगे नहीं, उसी दिन नाम बहुत ऊपर पहुंच गया। उसी दिन शाम को उनका वापस मेल आया कि हम इस किताब को प्रकाशित करना चाहते हैं। क्या बात है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही, और मैम भी तभी जानते हैं। वो उनका कोई इंटरव्यू हो रहा था तो उनको याद आ गया कि मैंने वहाँ फेसबुक पे पढ़ा था और वो इतना अद्भुत वो लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से इस सोशल मीडिया का अपना एक काम है जो यूथ को बहुत आवाज दी है। हम ये है कि आत्ममुग्ध ना हो जाए, बाकी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वाकई आपने इस प्लेटफॉर्म की जो सार्थकता है और रचनात्मकता है उसका उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन आगे कैसे बढ़े इसका भी आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया है डॉक्टर साहब। और इसके साथ साथ ही आपने जो अपनी रचनात्मकता, यथार्थ और उसके साथ साथ शोध कार्य, एक एक कैरेक्टर के भीतर प्रवेश करना और उसकी वास्तविकता, आंचलिकता से जोड़ते हुए आपने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत आप बेहतरीन काम करते जा रहे हैं। और एक ऐसा प्रोफेशन जो
पेशेंट को जरूरी होता है बेहोश करना एनेस्थीसिया का, आप वहाँ जो हॉस्पिटल का वार्ड है वहाँ भी बेहोश करते हैं, अपनी कथाओं से कहानियों से भी एक तंद्रा में पहुंचा देते हैं, इंसानियत की तंद्रा में। और तो हम 24 न्यूज चैनल की तरफ से और हमारे प्रोग्राम राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार के रूप में आज आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप न्यूज़ 24 चैनल प्रमोद जी आपका और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार कि मुझे ये अवसर दिया। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।